हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनिंग के बारे में, यानी कि सप्लीमेंट्री फूड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वीनिंग का डेफिनेशन। तो वीनिंग जो है वो ग्रीक वर्ड वीमियन से आया है, जिसका मतलब होता है कोई नई चीज़ के लिए एडजस्ट हो जाना, कोई नई चीज़ को अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना। तो जो सॉलिड फूड बेबी के इन्फेंट डाइट में ऐड करते हैं, उस टर्म को या उस वर्ड को हम लोग बीकॉस्ट बोलते हैं। टाइम पे यानी जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे उसका जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प होता है। When a baby is ready to sit up, swallow, eat and taste other food, वो आइडियल टाइम होता है वीनिंग स्टार्ट करने का। वीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी को सप्लीमेंट्री फूड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मदर मिल्क के साथ, और धीरे धीरे जाके बेबी एडल्ट फूड लेना स्टार्ट कर देता है ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट नीड है वो पूरी हो सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वीनिंग की नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वीनिंग को हम लोग सप्लीमेंट्री फूड भी बोलते हैं। तो जब बेबी 6 मंथ का होता है तो उसको ना कैलोरीज और प्रोटीन की जो नीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि मदर मिल्क अकेले पूरा नहीं दे पाता है। इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है बेबी को सप्लीमेंट्री फूड देने की। सेकेंड पॉइंट इज़ कि हम सभी को पता है कि मिल्क पुअर सोर्स होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी हम लोग बेबी को देते हैं सप्लीमेंट्री फूड की तरह, क्योंकि विटामिन सी में होता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड बेबी विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन, बिकॉज जो आयरन होता है ना वो इन्फेंट के लीवर में 4 to 6 मंथ तक ही स्टोर्ड होता है, और उसके बाद बेबी को बाहर से आयरन देने की ज़रूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड बेबी विथ विटामिन डी, बिकॉज वी ऑल नो डैट मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि वीनिंग फूड जो होती है उसका जो 10% एनर्जी है वो प्रोटीन से आना चाहिए। वीनिंग फूड शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 10% एनर्जी एज अ प्रोटीन। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम सभी को पता है कि हमारा जितना वेट होता है उतना ही ग्राम हम लोग प्रोटीन लेते हैं। लेकिन बेबी के केस में क्या होता है कि बेबी जितना वेट का होगा, यानी बेबी जितना किलो का होगा, उसका डबल हम लोग ग्राम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बेबी 6 kg का है तो हम लोग उसको 12 ग्राम प्रोटीन देंगे, क्योंकि प्रोटीन उस एज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना प्रोटीन, मसल्स बिल्ड करता है। तो हम लोग बेबी को उतना डबल द अमाउंट ऑफ द वेट हम लोग बेबी को प्रोटीन देते हैं। तो 3 तरह के सप्लीमेंट होते हैं, लिक्विड सप्लीमेंट, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट और सॉलिड सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिक्विड सप्लीमेंट में। नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये एक लिक्विड टाइप का सप्लीमेंट है, और ये स्टार्ट होता है 5 to 7 मंथ तक के बेबी के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है मिल्क। 6 मंथ तक जो बेबी का ब्रेस्ट मिल्क का फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस होकर 3 to 4 टाइम तक आ जाता है, और उसके बदले हम लोग मिल्क, एनिमल मिल्क को सब्स्टिट्यूट करके देते हैं। और जो वाटर होता है वो बाद में रिड्यूस हो जाता है टाइम के साथ। जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, स्वीट लाइम, ग्रेप सप्लीमेंट जो होता है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट से भरा हुआ रहता है, और इस टाइम में हम बेबी को, मैंने बताया तो था कि विटामिन सी देते हैं। मिल्क डेफिशिएंट होता है, इसलिए विटामिन सी हम लोग जूसेस को थ्रू देते हैं, और जूसेस को हम इनिशियल डेज में डाइल्यूट कर देते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड वाटर से, और ये हम लोग 3 to 4 स्पून ही देंगे, और 1 वीक के बाद अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि ऑरेंज जूस को 85 ml एंड टोमेटो जूस को 175 ml, बिकॉज जो ऑरेंज जूस है वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है, और टोमेटो जूस में न्यूट्रिएंट कम होता है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में देंगे। सूप, हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स का सूप देंगे जो कि एकदम अच्छे से स्ट्रेंड हो, कि बेबी के गले में कुछ फंसे ना। फिश लिवर ऑयल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए और डी का, तो इसे हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क में डाइल्यूट करके 1 to 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं बेबी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमी सॉलिड फूड। ये स्टार्ट हो जाता है 7 to 8 मंथ ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इसमें आता है सीरियल्स एंड स्टार्ची ग्रेन्स।
तो बेबी के कैलोरीज़ की इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए हम लोग वेल मैच्ड सीरियल्स देते हैं, जिसमें कि राइस फ्लोर, रागी फ्लोर, राइस फ्लेक्स ये सब आता है, जिसको हम लोग मिल्क और शुगर में मिक्स करके देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल्स भी मिक्स कर सकते हैं ताकि ये लेस ग्लूटिनस बने। Amylase rich food is given which is made up of cereals, malted cereals। एक प्रोसेस है जो बेबी फूड बनाने का, जो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। वेल कुक्ड और मैश्ड वेजिटेबल्स हम लोग दे सकते हैं ताकि जो बेबी है उसको विटामिन मिनरल्स मिलता रहे और उसके डाइट में कलर्स भी ऐड होते रहे। जितने भी फ्रूट्स हैं उसको अच्छे से मैश करके, उसको अच्छे से उबाल के और उसको अच्छे से छान के दे सकते हैं 1 ईयर बेबी के लिए। और बनाना को तो मैश करके ही देना है, और फ्रूट्स को उसका स्किन निकाल के, उसका सीड निकाल के देना है। हार्ड बॉइल्ड एग योल्क का स्मॉल अमाउंट हम लोग दे सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एग योल्क होता है गुड सोर्स का। एग योल्क होता है विटामिन ए, आयरन एंड प्रोटीन का गुड सोर्स। और अगर हम मीट और फिशेस देना चाहें तो उसको अच्छे से कुक करके, स्लाइटली सीजन करके और स्मॉल पीसेस में कट करके दे सकते हैं 1 ईयर के बेबी को। पल्सेस को भी अच्छे से कुक करके और उसको खिचड़ी या फिर पोंगल के फॉर्म में दे सकते हैं। सॉलिड सप्लीमेंट्स तब स्टार्ट होता है जब बेबी के दांत आने शुरू हो जाते हैं। सॉलिड्स लाइक इडली, ब्रेड, चपाती, राइस एंड दाल इज इंट्रोड्यूस्ड, ये सब हम लोग दे सकते हैं। बॉइल्ड एंड सॉफ्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट करके उसका सीड्स और स्किन निकाल के भी हम लोग बेबी को दे सकते हैं, क्योंकि बेबी के गम एक्सरसाइज, क्योंकि ये ना बेबी के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज हो जाता है गम्स के लिए। It provides bulk in diet and good for bowel movement. Processed food like pasta, rusk, biscuits are given। जो इन्फेंट फार्मूला होता है उसमें 0.5% लैक्टोलोज होता है, जो कि बाइफिडल बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रोमोट करता है, स्टिम्युलेट करता है इन्फेंट में। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि जो इन्फेंट फार्मूला है जिसमें लैक्टोलोज होता है, उसने बाइफिडल बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट किया था, स्टिमुलेट किया था इन्फेंट में, एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फेड बेबीज़। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो वीनिंग से रिलेटेड है। तो गिव 1 फूड एट अ टाइम, एक बार में बेबी को एक ही खाना इंट्रोड्यूस करवाएं। Give smaller quantity of any new food in beginning. Start with strained fruits, vegetables and cereals. जूसेस को हमेशा कप से पिलाएं, बॉटल से नहीं। फूड में वैरायटी ऑफ चॉइसेस होना चाहिए, क्योंकि इन्फेंट में ऑब्जेक्ट टेकिंग सम, क्या क्या होता है कभी कभी ना बच्चे कोई चीज़ खाना छोड़ देते, उन्हें पसंद नहीं आता। तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें उस फूड को किसी दूसरे फूड के साथ मिक्स करके या किसी और फॉर्म में बना के उस फूड को देना चाहिए, फिर वो बेबी एक्सेप्ट कर लेता है उस फूड को। और कभी कभी जो बेबी होता है वो तभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये होता है कि बेबी को नहीं पता है कि उस खाने को कैसे निगला जाए, और इसलिए वो बार बार खाने को उगल देता है। लास्ट वन इज़ कि बेबी का एपेटाइट चेंज होता है डे टू डे। कभी उसको सर्दी हो गई तो कभी उसको कुछ हो गया, तो इसके कारण भी बेबी खाने के लिए मना कर देता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें वीनिंग के टाइम पर। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन वीनिंग कराते समय कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कैसी कैसी प्रॉब्लम आई इन्फेंट में, वो जानते हैं। पहला है ओबेसिटी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बेबी को ओवर फीड करा देते हैं, जिसके कारण कि बेबी बहुत ज़्यादा खा लेता है और वो ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। कमर्शियली अवेलेबल प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसको ज़्यादा खिला देने से बेबी को ओबेसिटी हो जाती है। अंडरवेट, कभी कभी ना जो फूड का क्वालिटी होता है वो कम ख़राब होता है और कम भी होता है क्वांटिटी, तो वो बेबी को अंडरवेट की तरफ ले जाता है। जैसे कि हम बड़ों का खाना अगर बेबी को खिलाते हैं तो उससे बेबी का पेट तो भर जाता है, बट उसको राइट अमाउंट ऑफ कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसके कारण कि वो अंडरवेट हो जाता है।
और अंडरवेट होने के कारण बेबी को डायरिया, इन्फेक्शंस, मालन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसके कारण कि आगे जाके बेबी का सोशल डेवलपमेंट, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी इन लेटर लाइफ, ये सब हमें देखना पड़ता है। फूड एलर्जी, जो फर्स्ट 6 मंथ होता है लाइफ का, वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चों को बहुत सारे फूड एलर्जी होते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन या फिर कोई जेनेटिक बैकग्राउंड है जिसके कारण के बच्चे को फूड एलर्जी हो सकते हैं। लो लेवल ऑफ सेक्रेटरी IgA एंड एंजाइमेटिक मैच्योरिटी जो है हायर रिस्क होता है फूड एलर्जी का। तो सबसे ज़्यादा जो फूड एलर्जी होते हैं इन्फेंट के लिए, उसमें होता है वीट, मिल्क, एग एंड सिट्रस जूसेस। राइस सबसे ज़्यादा हाइपो एलर्जेनिक होता है कि वीट को हम लोग 6 मंथ तक डिले करें। एग वाइट सबसे पोटेंट सेंसिटाइज़र होता है, जिसको कि हम लोग को डिले करना चाहिए 10th मंथ तक। एग योल्क लेस एलर्जेनिक होता है, इसलिए हम लोग उसको दे सकते हैं एग योल्क को। और ऑरेंज जूस जो होता है वो एलर्जेनिक नहीं होता, ऑरेंज जूस जो होता है वो एलर्जेनिक नहीं होता, बट कभी कभी उसके प्रोसेसिंग में उसका सीड्स और उसके पील का जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट होके उस जूस में चला जाता है, जो कि बच्चों में एलर्जी पैदा कर सकता है। इसलिए हमें घर पे बना हुआ ऑरेंज जूस ही इन्फेंट को देना चाहिए। जो मिल्क से जो एलर्जी होती है ना, वो सबसे कॉमनली एनकाउंटर्ड फूड एलर्जी है, क्योंकि मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे केसेस में जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि मिल्क में जो लैक्टोग्लोब्यूलिन्स पाया जाता है। तो हम इससे बचाने के लिए इन्फेंट को एवापोरेटेड मिल्क दे सकते हैं, जिसमें कि जो प्रोटीन होते हैं एवापोरेशन के कारण डीनेचर हो जाते हैं। जब बेबी 1 साल का हो जाता है तो उसका जो टॉलरेंस होता है फूड एलर्जी से वो 50% तक आ जाता है, और जब वो 3 साल का हो जाता है टॉलरेंस है वो 80% तक आ जाता है। वन इज़ रिफ्यूज़ल टू टेक न्यू फूड। जो बेबी होता है वो नए फूड को रिफ्यूज़ कर देता है, उसको पसंद नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये फूड को किसी और फॉर्म में देना चाहिए, या फिर फूड को किसी और फूड के साथ मिला के देना चाहिए, या फिर कुछ टाइम के लिए उस फूड को हमें छोड़ देना चाहिए, दूसरा फूड देना चाहिए। फिर 1-2 वीक के बाद फिर से उस फूड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे उस फूड को एक्सेप्ट कर लेता है। चोकिंग ये एक सीरियस केस है बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कोई भी चीज़ जल्दी से निगलने की कोशिश करते हैं और उनके गले में अटक जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो बस एक ही साथ खाना भी चाहते हैं, उसी टाइम में वो भागना भी चाहते हैं और उसी टाइम में वो सांस लेने लगते हैं, जिसके कारण कि जो फूड होता है वो उनके गले में अटक जाता है। और सबसे ज़्यादा चोकिंग कौन कौन से फूड की वजह से होती है, तो वो होता है पीनट्स, सीड्स, स्मॉल हार्ड स्वीट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, ये सबसे इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए मदर्स को कि वो जब बच्चे को खिलाए तो अपने सामने बैठा के शांति से खिलाए, और जो भी चीज़ वो खिला रही है वो सॉफ्ट हो और छोटे छोटे पीसेस में हो, ताकि वो बेबी के गले में ना अटके। एंड द लास्ट वन इज़ डायरिया। कभी कभी मदर्स तो बहुत ही न्यूट्रिएंट और हेल्दी खाना दे देती हैं बेबी को, लेकिन वो भूल जाती हैं कि क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं देती हैं, वो फूड की या फिर यूटेंसिल्स की हैंडलिंग पे ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण कि जो इन्फेंट होता है वो डायरिया का शिकार हो जाता है। तो क्लीनलीनेस, हैंडलिंग, ये सब पे भी हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी महसूस हो रही है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।